असगर तेरे झूले में खामोशी बड़ी है। बात का आगाज़ इसी तरह से करते हैं कि कनक को ये ऑफिशियल हम ये कह सकते हैं कि कोई फॉर्मल एकदम टॉक शो, तो हमें एक कैजुअल वे में हमें उस कनक को जानना है जो हुसैन डे के प्रायर थी। आपको जो फेम मिला है हम ये कह सकते हैं, तो उसके प्रायर आपका बचपन, आपका चाइल्डहुड, इन सब फैक्टर्स को हमें जानना है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा गुजरा और कहाँ पे आपकी इब्तदाई तालीम हुई। वैसे मेरी पैदाइश शिरडी की है, महाराष्ट्र। और उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे हरिद्वार में। तो मेरी म्यूज़िक की सबसे पहले तालीम मौसीकी की वो हरिद्वार में शुरू। मैं 3 साल की थी। और घर पे हमारे मतलब मेरे पापा के दोस्त थे, तो वो बंगाली थे, तो मेरे पहले गुरु जो थे वो बंगाली थे। हाँ जी, बंगाली थे। तो वो लोग घर पे ना कव्वाली की प्रैक्टिसेस करते थे। तो आप उन्हें सुना करती थी? जी, मैं नहीं, दरअसल मैं उनके साथ बैठा करती थी और वहाँ इतनी छोटी-सी खदक था, वहाँ पे बैठ के तालियाँ बजाती थी मतलब। उस वक़्त लिरिक्स तो समझ में नहीं आते। हाँ जी, कुछ भी मतलब, लेकिन बैठते थे, सुनते थे। तो पापा हारमोनियम ले आए। तो इनफैक्ट हमारे घर में एक तस्वीर भी है, क्योंकि मेरा हाथ पहुँचता नहीं था, लंबा हारमोनियम होता था। हाँ, उस इतना ज़्यादा जी। तो मैं पूरा लेट के उस पे हारमोनियम बजाया करती थी वो पकड़ के। तो तब से मेरे पापा ने देखा कि इंटरेस्ट है, तो जी, तो हमने हिंदुस्तानी क्लासिकल से मैंने शुरू किया, आगाज़ किया। जी, तो ये आपका ज़िंदगी का स्पार्क रहा कि आपके वालिद बुज़ुर्गवार ने जो है आपको इस तरफ जो है रुझान, आपका इंटरेस्ट देखा। वो तो उनकी तरफ से भी एक पूरी स्टोरी है, क्योंकि मेरे फादर ही इज़ एन एस्ट्रोलॉजर। ओह! हाँ जी। तो उन्हें तो पहले से ही थोड़ा बहुत मालूम था कि कुछ ना कुछ इस फील्ड में करेगी। तो उन्हें इसके बारे में कहीं न कहीं पता था कि मेरी बेटी इस फील्ड में ज़रूर। हाँ जी, समथिंग टू डू विद द वोकल कॉर्ड्स। या तो मैं बहुत अच्छी ओरेटर बनती, स्पीचेस, तकरीरें वगैरह देती, या बहुत अच्छी सिंगर बनती। तो उन्होंने जब देखा कि म्यूज़िक में इतना इंटरेस्ट है, तो उन्होंने फिर सोचा कि इसमें थोड़ा-सा। ये चीज़ ऐसी है जो आज शायद पहली बार आपने कहीं कही है, क्योंकि मैंने इससे पहले तो आपको जहाँ पे भी देखा तो वहाँ पे ये आपने कि आपके फादर इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, दैट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी एंड इवन फॉर द व्यूअर्स इटसेल्फ। तो अब यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि मौसीकी में जो है बहुत सारी किस्में पाई जाती है, तो आपने जो हिंदुस्तानी क्लासिकल, जी, तो अभी आपका रुझान किस जानिब है? जी, अभी तो फिर जैसे हमने हिंदुस्तानी क्लासिकल से इसलिए शुरू किया क्योंकि वो एक बुनियाद होती है, जैसे आप रखते हैं ना, तो विदाउट क्लासिकल आप कुछ भी गाएँ उसमें मतलब आपको राग की पहचान नहीं होगी, ताल की पहचान नहीं होगी। तो इसलिए बड़े जो जितने भी गुरु उस्ताद हुए हैं, वो ये हमेशा कहते हैं कि आप क्लासिकल से शुरू करो, उसके बाद आप कुछ भी। तो उसके बाद हमारे घर के बहुत करीब कलियर शरीफ था, तो वहाँ के जो सज्जादे थे वो आते थे घर पे मिलने के लिए। आपसे मिलने, जी। मेरे वालिद साहब से मिलने। हाँ जी। तो हमारा दरअसल हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह आना-जाना रहता था। अगर आपको क्योंकि सॉरी टू इंटरप्ट, ये कहना चाहूँगा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे, क्योंकि हमने खुद जो है फ़ारसी से मास्टर्स किया है, तो हमें खुद उसके बारे में लेसन्स पढ़ाए जाते थे और किस तरह से जो है जो मौसम आता है और पीले इसका चादर चढ़ाई जाती है, हमें उस बारे में पढ़ाया गया था। तो यहीं से आपका भी रुझान आया? जी, दरअसल बात ऐसी थी कि हम लोग बहुत बहुत आया जाया करते थे दिल्ली। हरिद्वार इतना डिस्टेंस नहीं है, तो हम लोग बहुत जाया करते थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह। तो वहाँ पे एक वक़्त ना उर्स हो रहा था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का, जी। उर्स हो रहा था, तो मेरे पापा कहते थे थोड़ा बहुत कि जाओ उनको दाद देकर आओ। मैं बहुत झिझक, मैं कहा पता नहीं कैसे जाऊँ, बहुत छोटी थी, आई थिंक आई वुड हैव बीन 4-5 साल इतना। तो तब मैं ऑलरेडी तालीम ले रही थी हिंदुस्तानी क्लासिकल की। तो वहाँ जाते थे, तो वहाँ से ना मैंने सबसे पहली बार जो कलाम सुना था वो था मेरे मौला करम हो करम। वो मैं घर आई तो दिमाग में घूम रहा था कि करना है, करना है, करना है। तो आई हारमोनियम पे थोड़ा बहुत कोशिश किया, मैंने अपने वालिद साहब को कहा, मैंने कहा ये करना है मुझे, आप कुछ करो, बताओ कि कैसा होगा। तो उन्होंने फिर वो उस टाइम पे हरिद्वार छोटी सी जगह थी, अब तो बहुत टूरिस्ट प्लेस बन गई है, लेकिन उस टाइम पर छोटी सी जगह थी, तो इतना इंटरनेट वगैरह नहीं था। फिर उन्होंने डाउनलोड किया, लिरिक्स निकाले, सब कुछ किया, फिर हमने सुना, फिर उसको धीरे धीरे तैयार करना शुरू किया। जो मेरे गुरुजी आते थे वो सिखाते थे।
फिर उसके बाद जो मैंने सेकंड कलाम जो कलिया शरीफ से आते थे ना, उन्होंने मुझे सिखाया एरी सखी, मेरे पिया घर आए। ये अमीर खुसरो का है गालिबन जी, क्योंकि हमें अक्सर अमीर खुसरो के कि वो अपने उस्ताद निजामुद्दीन औलिया को इम्प्रेस करने के लिए कि तो एडी सखी, तो इसके बाद इतना सा थोड़ा सा रहा, फिर पता नहीं मेरे वालिद साहब के जहन में क्या आया, उन्होंने बोला कि अगर इसको इतना ही इंटरेस्ट हो रहा है तो मैं थोड़ा उर्दू सिखाता हूँ। हाँ, बिकॉज उर्दू इज अ बेस फॉर हाँ जी, और हरिद्वार ऐसी जगह है आपको उर्दू बहुत मतलब ढूंढना पड़ेगा कि कौन उर्दू सिखा सकता। जो हम ये कह सकते हैं यू हैव टू फाइंड अ नीडल एक ग्रास हीप में से। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे मेरे स्कूल के जो बस ड्राइवर थे, उनकी वाइफ थी, वो जानती थी उर्दू। तो मेरा सबसे पहला जो अलिफ बे शुरू हुआ वो हरिद्वार में हुआ। फिर उसके बाद मैंने शंकर महादेवन जी का एक कॉन्टेस्ट था, वर्ल्ड वाइड टैलेंट हंट, उसकी मैं विनर हुई। तो फिर हम लोग बैंगलोर शिफ्ट हो गए, उन्होंने स्कॉलरशिप दी थी मुझे यहाँ पे पढ़ने के लिए और उनके एकेडमी से सीखने के लिए। तो फिर यहाँ शिफ्ट होने के बाद इत्तेफाक से हमारे घर से 3 घर छोड़ के एक मदरसा था। ओके, तो जो आपकी रुचि थी यही पे। जी जी। तो फिर पापा ने ढूंढा कि कैसे करना है। फिर उसके बाद मैं मदरसे जाने लगी, बाकायदा पूरा मतलब बिल्कुल इज्जत एहतराम से हिजाब पहन के, क्योंकि वहाँ पे लोग बच्चियाँ जो छोटी छोटी थी वो कुरान भी पढ़ती थी, तो हम लोग पूरा ऐसा बिल्कुल यानी हम ये कह सकते हैं कि खुद आपको जिस चीज में रुचि थी रब ने उसी तरफ आपको। जी जी बिल्कुल, ये तो डेफिनेटली है। जब कुछ ना कुछ तो था, तो ऐसा मेरे पापा और मुझे लगा कि हाँ कुछ तो है, तो तब से मैं उर्दू सीख रही हूँ। फिर उसके बाद NCPL का मैंने डिप्लोमा किया उर्दू में। फिर उर्दू पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि उर्दू में इतने शब्द फारसी के आ रहे हैं कि बिना फारसी के आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए मेरे फेवरेट जो शायर हैं वो है डॉक्टर अल्लामा इकबाल। तो उनकी शायरी में आप देखें तो उर्दू से ज़्यादा फारसी है और अरबी भी है। तो हमें लगा कि फ़ारसी भी सीखते हैं। मैंने उनके और बाकी दीवान ज़बूर आज़म जैसे है ज़बूर आज़म, हाँ जी, और असरार खुदी, हाँ जी, उन पे थोड़ा काम चल रहा है। दैट्स रियली गुड। यानी इंसान जो है अगर खुद को पहचानना हो तो एक बार जरूर पढ़े। तो अभी रिसेंटली मैंने ज़बूर आज़म से कुछ गज़लें, मुझे उनका मंजूम तर्जुमा भी मिल गया था उर्दू में, तो मैंने अभी वो रिसेंटली बैंगलोर के कॉन्सर्ट में वो पेश भी किया था, फ़ारसी और मन बंदा आज़ाद मिश्क मन, हाँ जी। और आप हाँ जी जी, तो क्योंकि यहाँ के लोग फ़ारसी थोड़ा सुन के ऐसे बोलते हैं ना कि समझ नहीं आ रहा है, बट दैट साउंडिंग रियली गुड। जी। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, मैं कुछ भी फ़ारसी में पेश कर रही हूँ ना, तो मैं उसका थोड़ा सा एटलीस्ट लोगों को उर्दू में समझा सकूँ, इसलिए हमने फ़ारसी सीखी। फिर उसके बाद फ़ारसी सीखते सीखते मेरे हज़रत ने बोला अब इतना सीख लिए तो अरबी भी थोड़ा सा आना चाहिए। दैट्स रियली गुड। हाँ, तो अभी मेरा डिप्लोमा चल रहा है और अरबिक में। तो आई थिंक इस साल हो जाना चाहिए डिप्लोमा अरबिक। फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? मैं NCPL से डिप्लोमा। अच्छा, और जो फारसी आपने कहा वो AMU से? नहीं, मैं उर्दू, फारसी और अरबिक तीनों NCPL के डिप्लोमा कोर्सेज हैं। तो अंडर ग्रेजुएशन वो आपका कहाँ से हो रहा है अभी? वो AMU से। AMU से हो रहा है। इन विच सब्जेक्ट? BA उर्दू लिटरेचर। BA इन उर्दू लिटरेचर। दैट्स वेरी गुड। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी इंसान को इस दुनिया में आना है, हम ये कह सकते हैं संगीत की दुनिया हो, शेरो शायरी की दुनिया हो, तो उर्दू और फारसी सीखना उसके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है? आई थिंक उसके लिए उर्दू और फ़ारसी सीखना इतना इम्पोर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज़ जो पुराने जो शायर हैं, उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि आप उनका मायने भी समझ लेंगे ना इन इंग्लिश या किसी और ज़बान में, तो भी आपको उस तरीके से समझ नहीं आएगा जिस तरीके से वो शायर कहना चाहते हैं। बेशक बेशक। मैंने बहुत ट्राई किया, जैसे जब मैं पहले जब इकबाल पढ़ती थी तो मेरे पहले उनके कलाम थे, खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह और लौह भी तू कलम भी तू। तो मैं पढ़ती थी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, पर वो मज़ा नहीं आया क्योंकि समझ नहीं पाती थी कि वो डॉक्टर इकबाल कहना क्या। जी, एक रफली हम पढ़ सकते, हाँ जी, बस उसका एसेंस नहीं मालूम पड़ सकता है। तो एक तो वो हुआ, तो इसलिए मैंने सबसे पहले तो उर्दू फ़ारसी सीखी। तो आई थिंक मेरा तो यही रहेगा कि अगर किसी को भी इस फील्ड में अगर कुछ करना है तो दे शुड डेफिनेटली एटलीस्ट लर्न उर्दू।
पढ़ना लिखना एटलीस्ट उनको आना चाहिए, बिकॉज मैंने इतनी इतनी जगहों पे इतने शायरों के जो रेयर चीज़ें हैं ना, वो आपको ना हिंदी में मिलेंगी, बिल्कुल सही। ना आपको इंग्लिश में मिलेंगी, वो सिर्फ आपको उर्दू में ही मिलेंगी। जैसे आप देखें जो गालिब साहब कितने मशहूर शायर हैं, उनकी बहुत मतलब उनके बहुत सारी गज़लें फेमस हैं, लेकिन उनका फ़ारसी के जो अशार हैं वो आपको बहुत रेयर मिले। बिल्कुल सही। लेकिन उन्होंने असली जो शायरी की है वो फारसी में की है। लेकिन वो आपको बहुत रेयर मिलेगा। तो आपको जब तक फारसी नहीं आएगा वो आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि लोग अगर आपको इसका जी बिल्कुल, अगर आपको इसका लुत्फ लेना है तो आपको फारसी सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इसलिए फिर धीरे धीरे उर्दू, फारसी, फिर अरबी। जी। फिर मैंने इस्लामिक स्टडीज का भी कोर्स किया। ओके, फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन? जी नहीं, वो यहाँ पे BIE एक इंस्टीट्यूशन है, वो लोग इस्लामिक स्टडीज में डिप्लोमा करते हैं। तो पहले तो मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया 1 साल का। तो उसमें तो नॉर्मल चीज़ें थी, जैसे जो पैगंबर थे उनके बारे में थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा इतना तो थोड़ा सा आता है, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा डिप्लोमा करेंगे। हाँ जी, तो अभी मैं डिप्लोमा भी कर रही हूँ। हाँ, तो हम ये तो कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पे कि आपने हाफिज के शेर पढ़े, हाफिज या रूमी के? हाफिज शिराजी। वाकई जो हिंदुस्तानी ज़बान है हमारे, इसमें ये एक खोया हुआ ख़जाना है जो आज जो है अवामुन नास के बीच से जो है हम ये कह सकते हैं लुप्त हो रहा है, जा रहा है। तो अब जो यंगस्टर्स है तो किस तरह से इस तरफ आ सकते हैं? जैसा कि आपने कहा कि ये हमारी ज़बान है, एक्चुअली मेरे कुछ शोज़ हुए थे पटना में जी। वहाँ पे मैंने फ़ारसी के कलाम पेश किए, तो वहाँ के लोग समझ रहे थे एक्चुअली। मुझे बाद में जाके ये मालूम हुआ कि वहाँ के जो स्कूल्स थे, जो पुराने जो लोग पढ़ चुके हैं स्कूल्स में, दे हैड अ लैंग्वेज पर्शियन, मतलब उनको लेना ही था सेकंड लैंग्वेज एज सेकंड लैंग्वेज। फ़ारसी थी। तो आई थिंक अगर वो वापस आ जाए, बिकॉज आई मीन आप देखें कि हमारी हिंदुस्तान की जो कोर्ट लैंग्वेज थी फॉर ईयर्स इट वाज फारसी, राइट। एंड अभी भी आज भी हम इतने फारसी के अल्फाज, अरबी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और लोग यहाँ पे कहते हैं नहीं नहीं हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम सुबह कहते हैं तो हिंदी में उसका प्रात काल है उसका जी। और हम बिल्कुल नॉर्मल आप वर्ड लें, कुर्सी ले लें, वो अरबिक वर्ड है, लेकिन हम इतने रोजमर्रा में इतना इस्तेमाल करते हैं कि लोग ये समझते हैं कि नहीं हिंदी ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो है इतनी खूब। तो आई थिंक पहला तो है कि लोगों को अवेयर करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत आई सी अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन लैंग्वेजेस। मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं आप उर्दू क्यों पढ़ रही हैं, मतलब मैंने कहा उर्दू हमारे हिंदुस्तान की ज़बान है, आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं हम पता नहीं कहाँ से क्यों उर्दू सीख रहे हैं। मैंने कहा हमारे हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान में इसने जन्म लिया और इसको फ़रोग़ हिंदुस्तान में मिला, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको तो सीखना चाहिए इनफैक्ट। या आपके मुल्क की ज़बान है जी। तो आई सी अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो पहले तो डेफिनेटली अवेयरनेस है। सेकंड आई थिंक थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट दिखाएं लोग, तो ये लैंग्वेज एक्चुअली बहुत बहुत ज़्यादा आई थिंक आपने सुना होगा जश्न रेख्ता, जश्न अदब, ये सब। आई गिव देम अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर एक्चुअली ब्रिंगिंग उर्दू बैक इनटू द मेन स्ट्रीम। यस, क्योंकि आप देखिए उनके शोज़ में ना, उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, मैंने खुद जश्न रेख्ता में आप अटेंड किया है उसमें? जी बिल्कुल, दिल्ली में हुआ था गालिबन। हाँ जी, I saw in one of your Facebook। जी मैंने जश्न रेख्ता में परफॉर्म किया हुआ है, जश्न अदब में भी 2 बार, वो जो बैंगलोर में भी उनका एक कारवां था वहाँ पे भी, और जश्न ज़बान एक करते हैं छत्तीसगढ़ में। That रेख्ता organizes नहीं different fest। ओके। तो आई हैव सीन के वहाँ जो शायर आते हैं, दे आर एक्चुअली यंगस्टर्स, यू नो, इन their 20s, 25, 30s इतने। तो उनको एक्चुअली वो आके ये बोलते हैं कि हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि हम लोग सीख सकें ये ज़बान, या हम लोग शायरी कर सकें, और कर भी रहे हैं तो सुनाने का कोई उस्ताद के जरिए करेक्ट करवाना। तो आई थिंक दीज आई गिव देम अ लॉट ऑफ क्रेडिट कि रेख्ता जैसी फाउंडेशंस ने इतना काम किया है फॉर उर्दू, फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। लेकिन अभी हम ये क्या कह सकते हैं कि आज जो है ज़माने में ऐसा हाल हो गया है कि लोगों को शेर व शायरी करने की तरफ ज़्यादा रुचि, दिलचस्पी नहीं रही है। दैट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू आई थिंक। और तो उसके जीतने के बाद आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा बनिस्बत आपकी लाइफ जो पहले चल रही थी? जी, फर्स्ट इम्पैक्ट तो ये था कि कमिंग टू अ वेरी डिफरेंट न्यू प्लेस। और अच्छा, उसके जीतने के बाद आपका बेंगलुरु शिफ्ट हुआ? हाँ, क्योंकि उनके स्कॉलरशिप, इन्होंने यहाँ पे, उनका हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे,
उनके एकेडमी का। एंड ऑल्सो उन्होंने मुझे 100% स्कॉलरशिप दी थी टू स्टडी इन एन इंटरनेशनल स्कूल हियर, इंडस इंटरनेशनल स्कूल। तो वी हैड टू शिफ्ट टू बैंगलोर। एक टर्न पूरा 180 डिग्री टर्न हो गया जी। तो एक तो पहले वो था क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बिल्कुल अलग, खाना बिल्कुल अलग, एवरीथिंग वेरी वेरी डिफरेंट, मतलब कमिंग फ्रॉम अ नॉर्थ बैकग्राउंड, यस। फिर यहाँ पे आके मेरे म्यूज़िक में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बिकॉज वहाँ पे हम लोग रोज़ सैटरडे को दिल्ली जाते थे। जी, और वहाँ पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की म्यूज़िक फैकल्टी की जो डीन थी विदुषी उमा गर्ग जी, मैं उनसे तालीम लेती थी। तो और वहाँ पे एक मेरे गुरुजी भी थे हरिद्वार में, जो बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। तो अब यहाँ पे आके किसको ढूंढें हिंदुस्तानी क्लासिकल के लिए, यहाँ पे जी बिल्कुल कर्नाटिक म्यूज़िक यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पे आके पहले म्यूज़िक का देखना कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, यहाँ पे लोगों को जानना। लेकिन धीरे धीरे ना ऐसा हमको इतने, मतलब आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट बीन 12-13 साल हो गए आपको यहाँ पे बैंगलोर में जी। आई वॉज 7 व्हेन वी मूव टू बैंगलोर। तो यू नो जिंदगी का काफी हिस्सा गुजर गया है यहाँ पे। लेकिन अब ऐसा है कि अब सब कुछ पता है, एंड इतने सारे लोग मिल गए एक्चुअली जो शायर हैं और ये सब हैं। तो अब ऐसा लगता ही नहीं कि बैंगलोर में सिर्फ खड़ा जी बिल्कुल, यानी हम ये कह सकते हैं कि अपने हम मिजाज वाले को तो हम ढूंढ ही लेते हैं अपने शहर में। बिल्कुल जी। तो आपने मिसाल के तौर पे अक्सर आप ये कहते हो कि सूफी बाय हार्ट, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाँ जी, सूफीज़म में दरअसल मेरा रुझान बहुत टाइम के बाद हुआ एक्चुअली। मतलब मैं सीख रही थी कि कवालीज़ और ये सब थोड़ा थोड़ा, मतलब गज़लें थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक अलग ही आई थिंक कुछ हुआ व्हेन आई डिसाइडेड कि अब मैं सिर्फ यही करूँगी और इसके बारे में आगे और पढ़ना चाहूँगी, समझना चाहूँगी। उसके बाद से I think that was another turn in my life when I decided कि I want to do something in Sufism and you know Something about spirituality. जी something yeah, because हमारे घर में आप देखें we celebrate all festivals। तो हाँ, हिंदूज तो हैं ही, ब्राह्मण्स हैं, तो हमारे जो होली दिवाली ये तो हम बचपन से ही मनाते आ रहे हैं। बट आई हैव सीन हमारे घर में वी ऑल्सो सेलिब्रेट रमज़ान। हमने बहुत सारी इफ्तारीज ऑर्गेनाइज की, यू नो फॉर जी जी। तो उसके अलावा हम लोग क्रिसमस भी उतने ही धूमधाम से मनाते हैं जी, यानी एक मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड। जी जी। तो इनफैक्ट लास्ट 2 ईयर्स से मैं रमज़ान के सारे रोज़े भी रख रही हूँ। तो आई थिंक ये तो डेफिनेटली था। तो उसके बाद से मेरे पापा और मुझे बचपन से ही हम लोग कव्वाली इतनी सुनते थे, मतलब उस्ताद नुसरत अली खान साहब की इतनी कैसेट्स पड़ी हैं, लाइक लिटरल कैसेट्स जो पुराने, यस, अभी भी आज आपके घर पे पड़ी। मेरे पापा ने कलेक्ट करके रखी हैं इनफैक्ट, एंड इवन ऑफ असलम साबरी साहब, उनकी हैं साबरी ब्रदर्स, पाकिस्तान वाले भरदो झोली जिनका बहुत फेमस हुआ था, उनकी कैसेट्स पड़ी हैं, अजीज़ मियाँ, अजीज़ नाज़ा। तो इन सब की बहुत सारी, चढ़ता सूरज धीरे धीरे, इतना सुनते थे, मतलब दिन रात। मतलब इतनी छोटी सी, मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 4-5 साल, व्हेन आई वाज इन हरिद्वार आई एम टेलिंग। अच्छा, उस टाइम जी, उस टाइम से मुझे जुबानी याद थी सारी, हर एक कव्वाली जी, हर कव्वाली हम इतना सुनते थे, जुबानी याद हो गई थी सारी। तो उसके बाद से जब इस तरफ मेरा हुआ कि हम लोग थोड़ा सा जब पढ़ने लगी, सीखने लगी, कव्वालीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि सुनना है, पढ़ना है, गाना है, प्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद से कभी फिर और किसी चीज़ में, किसी और जॉनर में इंटरेस्ट ही नहीं आया कि मतलब कोई बॉलीवुड गा लें या कुछ कर लें या कुछ। एक अगर मुझे हीरा मिल जाए तो मैं फिर दूसरी तरफ नहीं ध्यान दूंगा। इसमें एक्चुअली इतना कुछ है ना कि आजकल लोग सोचते हैं सूफीज़म इज़, तो पीपल इन इंडिया इटसेल्फ डोंट नो हु इज़ इकबाल, जबकि उन्होंने लिखा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप किसी से भी पूछ लो कि सारे जहाँ से, पता नहीं, बट इट इज से डॉक्टर इकबाल ने से, ओह हाउ इज इट पॉसिबल, ही इज रिटन। फिर आप उन बोलो कि नहीं वो तो हिंदू ब्राह्मण थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे, उनकी मदर पंजाबी थी, यस, उन्होंने अपनी माँ से,
रियली मतलब उनको यकीन करने में बहुत मुश्किल होता है बिकॉज दे आर नॉट नोइंग द कितना खूबसूरत कलाम है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुल। बहुत ब्यूटी ऑफ हिंदुस्तान, आवर मुल्क। आज के जमाने में कोई इस लेवल का कलाम लिख दे तो शायद अपने आप में वो हो, रेयरली कोई हो सकता है, लेकिन ये लेवल एक वतन से मोहब्बत करना हम वाकई। अब ये पूछना चाहूंगा कि आप जब इतना सब पढ़ते हो और साथ में आपको जो है प्रोग्राम्स अटेंड करने होते हैं, अभी मिसाल के तौर पे आप जो है हुसैन डे की बात ही कर रहे हैं, तो किस तरह से आप अपनी स्टडीज को और इस लाइफ को बैलेंस कर पाते जी, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट इतना है इसलिए मैंने कोर्स भी ऐसा ही चुना, उर्दू लिटरेचर, जहाँ पे मुझे ये सब ज़्यादा जानने को मिले। सो आई हैव अ सब्जेक्ट ऑल्सो एज इस्लामिक हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो आई हैव दीज टू सब्जेक्ट्स एज वेल इन पूरे कोर्स में। तो आई थिंक मैंने ये कोर्स इसीलिए AMU से चुना, डिस्टेंस में एटलीस्ट, बिकॉज आई वांटेड कि ऐसा it should help me in my प्रोफेशनल करियर एज well as कि पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। वैसे I had a lot of interest in psychology, so I really wanted to pursue psychology, but मैंने ये सोचा कि ये पहले करते हैं because I'm very interested in history, like very very interested. So like कल हमारी बात हो रही थी and we were talking about how Iran has contributed in a lot of in especially yes, और अगर हम ईरानी पोएट्स की बात करें then it is on some next level। हाँ जी, even अत्तारे निशापुरी हो गए या बहुत है। apart from poetry also they have contributed a lot in the aspect of culture, culture and education। मतलब उस दौर में people were thinking कि हम we would educate people। तो कल हम वही बात कर रहे थे। I did not know this until I was actually until I actually took this course। मुझे कोई आइडिया नहीं था। So like you mentioned Hussein Day also, I think 4 साल पहले मैंने फर्स्ट टाइम शिरकत की थी हुसैन डे पे। नहीं तो यही मेरा सवाल था अभी आने वाला कि आपको फर्स्ट टाइम ये प्लेटफॉर्म कैसे मिला हुसैन? हाँ जी, एक्चुअली आगा सुल्तान जी ने मुझे एक इंटरफेथ इवेंट में सुना था कवाली प्रेजेंट करते हुए। हाँ जी, तो उन्होंने फिर कांटेक्ट किया, हमें बुलाया तो हम गए। तो पहली बार आगा जी ने बोला कि हम लोग हुसैन डे करते हैं एंड आपको हम चाहते हैं कि आप आके परफॉर्म करें, आप कुछ रिसाइट करें। तो पहला तो मेरा थॉट ये था कि मैं कैसे कर पाऊँगी, बिकॉज मेरा पूरी लाइफ साजिंदों के साथ पूरा तबला ढोलक पूरा सब कुछ, आपको सोलो परफॉर्म करना है इसमें जी। उन्होंने बोला नहीं कुछ तबला वगैरह कुछ भी नहीं होता है इसमें, बिकॉज ये बहुत हम लोग हज़रत इमाम हुसैन उनकी कुर्बानी को याद करते हैं। ट्रेजेडी टाइप, यस, इट्स सैड ओकेजन, यस। तो पहले तो मेरा यही था, मैंने कहा ये तो सर नहीं हो पाएगा। तो आप स्टेज पे गए तो आपको सबसे पहले कैसा लगा? आगा जी एंड द होल टीम दे हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी, उनकी वाइफ, उनके जो बेटे हैं, दे हैड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी एंड आई एम एक्चुअली थैंकफुल फॉर देम, क्योंकि अगर उनका ये सपोर्ट नहीं होता आई वुड हैव नेवर नोन कि करबला में क्या हुआ, हज़रत इमाम हुसैन उनकी कुर्बानी क्या थी। आई वुड हैव नेवर नोन एनीथिंग अबाउट बीबी सकीना, बीबी ज़ैनब, नन ऑफ देम, बिकॉज हमारी कवाली में जितना होता है ना, आई न्यू कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनके दामाद थे हज़रत अली और उनके पोते थे हज़रत इमाम हुसैन, इमाम हसन, इतना डेफिनेटली पता था, बट इसके अलावा कुछ भी उस आइडिया हुसैन डे के प्लेटफॉर्म के जरिए आपको पता चला। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी किताबें भी दी, उन्होंने बोला आगा सुल्तान जी ने। हाँ जी, तो एक्चुअली उनके वालिद साहब ने मुझे, आगा सुल्तान जी के वालिद साहब ने मुझे किताबें दी थी जी, बहुत पुरानी उनके पास किताबें पढ़ी थी। तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, बिकॉज फर्स्ट हुसैन डे के बाद, फर्स्ट हुसैन डे पे आई डिड नॉट रिसाइट एनी नोहा एनी मर्सिया, आई एक्चुअली रिसाइटेड मौला। हाँ जी, बिकॉज कोई आइडिया नहीं था उस टाइम पे जी क्या, कि बिकॉज थोड़ा बहुत ज़्यादा नर्वस थी एक्चुअली फर्स्ट हुसैन डे पे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म।
वेरी वेरी बिग प्लेटफॉर्म, इतने सारे मतलब लिटरली हजारों का मजमा आपका सामने है, बड़े बड़े लोग स्टेज पे बैठे थे, ऑडियंस भी मतलब ऑडियंस के हिसाब से तो आई हैव बीन, यू नो, जश्न एकता में बहुत एक्सपर्ट्स बैठे, यस। बट स्टेज पे, जी स्टेज पे इतने सारे लोग और उनकी यार मेरा तो नहीं, यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं है ना। नहीं बोलूँ हाँ जी, मैं क्या कुछ भी मतलब कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसके बाद ये हो गया। फिर सेकंड हुसैन डे आने तक I had I had read enough of Preparation. Imam Hussein, just on Hazrat Imam Hussein। हाँ जी, थोड़ा सा होमवर्क करके आई मैंने कहा थोड़ा सा डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पता नहीं चाहिए करबला में हुआ क्या और क्यों ये जंग हुई, हज़रत इमाम हुसैन ने क्यों ये कुर्बानी पेश की, उनके उनके हालात क्या थे उस टाइम पे, यू नो एवरीथिंग। तो थोड़ा थोड़ा आई थिंक एवरी हुसैन डे सिंस द फर्स्ट वन मुझे कुछ ना कुछ मेरे इल्म में इजाफा डेफिनेटली होता है, लाइक एवरी हुसैन डे कुछ ना कुछ। तो आई सेकंड हुसैन Tadfeen, yes, and that got viral actually. तदफीन इमाम हुसैन जी बस वो तो करम है जी मौला का। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली फेल्ट दैट पेन व्हेन आई रिसाइटेड तदफीन इमाम हुसैन, बिकॉज उसके बाद मैंने मेरे जो उर्दू और फारसी के उस्ताद थे, आई आस्क्ड देम माजरा क्या एक्सप्लेन, क्या पूरा आप थोड़ा सा समझाएं जी, क्योंकि तब तक कर्बला का थोड़ा तो पता था, लेकिन आई वाज लाइक कि ये इतना उन्होंने मेंशन किया है कि गले में नेज़े एंड ऑल दिस एंड इतने छोटे छोटे बच्चे एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया ना। एक्चुअली फेल्ट दैट पेन कि आप इतने छोटे बच्चे, उनको भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया, भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट दैट पेन। फिर उसके आई थिंक नेक्स्ट साल आई रिसाइटेड बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीम। जी, तो उस साल आई लर्नड अबाउट बीबी सकीना। तो यू नो एवरी ईयर थोड़ा 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 मुझे बेबी स्टेप्स लेके आप इजाफा हो रहा है जी। जी। तो उस साल फिर आई रेड बाबा में सकीना। उस टाइम मुझे पता चला कि बीबी सकीना के साथ क्या हुआ। 4 साल बच्ची जी, इतनी छोटी सी मासूम बच्ची, उन्हें क्या खता थी, हाँ उनका क्या जुर्म था, यू नो, जो उनको इतना इतना इतने तमाचों से मारा गया और हाथों में रस्सियों से बांधा गया, गला रस्सियों में, जी इतना सब कुछ। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर आई थिंक लास्ट ईयर आई रिसाइटेड शाम गरीबा जी। तो आई थिंक एवरी ईयर आई अंडरस्टैंड एंड आई फील दैट पेन इवन स्ट्रॉन्गर। और आपको एक बात बता दूं कि जब आप रिसाइड करते हो ना, तो यू डोंट नो बैक स्टेज में सब रोते हैं, सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, बैक स्टेज भी पूरा रोता है। सो दैट्स द, आई थिंक दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन आई एक्चुअली फील द पेन, तभी मैं वो अपने वर्ड्स में ला सकती हूँ, अपने कलाम में ला सकती हूँ, अपने नोहे में ला सकती हूँ। आई थिंक दैट इज समथिंग। तो आई एक्चुअली फील दैट पेन नाउ। और उसके बाद द सेकेंड इमोशन आई फील इस पूरे, जब से मैं हुसैन डे से कनेक्ट हुई हूँ, जब से जुड़ी हूँ, इज़ करेज, ब्रेवरी। बिकॉज वो उन्होंने देखा कि इतने छोटे छोटे बच्चे, उनके गले में नेज़े उतर रहे हैं, तलवारें हैं, खेमे जल रहे हैं, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन का जो हौसला था वो लर्जा नहीं, बैकआउट नहीं हुआ कभी। यस ही वाज। और सिर्फ उनका ही नहीं, जो बीबी सकीना थी उन्होंने बाबा बाबा पुकारा, बट शी नेवर सेड कि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग मान लेते हैं यजीद की बात मान ले। शी नेवर सेड एनीथिंग लाइक दिस। तो उनका आई थिंक जो एक करेज था उनका, जो बिल्कुल एक यू नो यू से कि ये ऐसा करना है, हक के लिए लड़ना है तो लड़ना ही है, फिर चाहे शहीद हो जाए, बट लड़ना तो है ही। बेटियां जो है वो अक्सर इस चीज को जनाब सकीना को खुद से जरूर कनेक्ट कर सकती है, क्योंकि उनका भी अपने बाप के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है। हर बेटी का अपने बाप के साथ एक स्पेशल कनेक्शन रहता है। तो आपने इस दर्द को बखूबी समझा होगा जी डेफिनेटली। बिकॉज आई मीन आपने, जब मैंने पेश किया था नौहा, शी सेड, उस कलाम में एक लाइन थी कि आपने नाम मेरा रखा सकीना बाबा, फिर भी मुझे लोग यतीम कहते हैं, यतीम कहते हैं यतीम। तो आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी पेनफुल फॉर मी टू एक्चुअली हियर
तो जब इनफैक्ट मेरे घर में जब मैं हुसैन डे की प्रैक्टिसेस करती हूँ ना, रिहर्सल करती हूँ कि इस साल ये है, तो आप कितने महीने पहले से आप स्टार्ट आई करते थिंक अबाउट लाइक 1 मंथ एटलीस्ट। हाँ जी। हाँ, थोड़ा ऐसा मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए विच इज़ जो लोगों को जाके सीधा उनके सीधा हार्ट पे जो है टच करे, तो ऐसी चीज़ें मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ। इसी एवरी साल मैं कुछ एक यूनिक शायरी भी कुछ पढ़ती हूँ। हाँ जी, तो वो ढूंढने में थोड़ा वक्त लगता है। हाँ जी, तो मेरे घर पे जब मैं रिहर्सल करती हूँ तो माई फादर ही सिट्स विद मी इन एवरी रिहर्सल पे, चाहे वो संडे के लिए हो या एनीथिंग, मतलब वो रोज़ बैठते हैं मेरे साथ रियाज पे। तो ही एक्चुअली यू नो ही ऑल्सो टीयर्स अप एवरी, मतलब वो रोज़ सुन रहे हैं सेम नौहा सेम मरसिया, रोज़ सुन रहे हैं बट जज्बात हर वक्त ताज़े हो रहे हैं। एवरी टाइम। एंड यू नो इवन मेरे घर में जितनी ख्वाहिश मेरी है कि करबला जाना है, रोज़ा हुसैन देखना है, वहाँ पे आई एक्सपेक्टेड कि आप अभी तक करबला गए होंगे। जी नहीं, अभी तक। अब कहते हैं ना कि वहाँ से जब तक बुलावा ना आए तो तब तक कितनी भी कोशिश कर ली जाए जा नहीं सकता कोई भी। तो मेरे से ज़्यादा उन्हें, आपके वालिद मेरे वालिद साहब को उन्हें मोहब्बत है। वो हर बार अरबाइन में जाना है, मुझे नजफ से करबला वॉक पे जाना है, इनफैक्ट ही सेज मुझे नजफ से करबला जाना है, मुझे करबला से वापस भी नजफ वॉक करके आना है। दिस इज हिज एक्चुअली यू नो दिस हैपेंस बहुत रेयरली होता है, बहुत कम लोग ऐसे जो चलते हैं। जी, कल मौलाना साहब से पूछा, उन्होंने कहा 1% लोग आते हैं। तो मेरे पापा ने कहा मुझे करना है, मुझे उन 1% में जी। ही सेड मैं नजफ से करबला तो जाऊंगा ही, यू नो, अरबाइन वॉक पे, जी, लेकिन मुझे करबला से नजफ वापस भी वॉक ही करके ये एक्चुअली में होता है। तो आई वॉज लाइक इतना, मतलब उन्हें इतनी मोहब्बत हो रही है, मतलब मैं तो रिसाइट कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ इनके बारे में। माई डैड ऑल्सो he's done a lot of research since we connected with हुसैन डे। हाँ जी, तो ये तो डेफिनेटली है। और आई थिंक एवरी हुसैन डे आई डेफिनेटली, लाइक आई सेड, आई लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, क्योंकि और डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी सुनने को मिलता है। यू सी हुसैन डे पे आगा जी एक सिख सरदार जी को भी अप्रोच करते हैं जी, और फिर फादर होते हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव से भी पता चलता है कि व्हाट अदर रिलीजन्स एक्चुअली थिंक अबाउट इमाम। यानी ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव मुझे जो पर्सनली हुसैन डे में लगा कि सिर्फ जो है मुसलमान स्कॉलर्स नहीं, बल्कि सिख भी है, ईसाई भी है, हिंदू धर्म से भी ताल्लुक रखने वाले जो है पंडित जी भी है। तो इट शोज कि यस, इमाम हुसैन एक पर्टिकुलर जो है रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखते, उनका मैसेज इट इज फॉर द ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। तो आई मीन यू सी कि बहुत जगह मेंशन भी हुआ है कि महात्मा गांधी आल्सो यूज्ड टू कोट इमाम हुसैन, इफ आई हैड 72 soldiers like इमाम हुसैन। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई लर्न। तो आपका टॉपिक सिलेक्शन कैसा होता है, मतलब आप बुक्स को रेफर करते हो तो किस तरह से आप कि मुझे इस साल ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, तो कैसा आप करते हो? जी, डेफिनेटली बुक्स को तो रेफर करती ही हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं बहुत सारे मौलानाओं से भी बात पर्सनली आप जी उनसे, क्योंकि आई थिंक एवरी टाइम आई लर्न समथिंग अबाउट द एंटायर सिचुएशन, कि कभी जैसे हज़रत अब्बास के बारे में कुछ मुझे पता चलता है कि वो किस तरह से गए, वो जब वो पानी लेने के लिए, जी तो उनके साथ क्या सिचुएशन, जी क्या मसाइल। तो आई थिंक एवरी ईयर थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं प्रेजेंट करूं वो इस तरीके से हो, ये मैसेज डेफिनेटली सेंड करे दैट नो मैटर व्हाट रिलीजन पीपल आर following, they should always keep humanity first, and always support what is right, even if कि अगर जो रॉन्ग साइड है वो कितनी भी पावरफुल हो, कितना भी उनके पास, जैसे यू नो दे जैसे यजीद, उनको आज कोई याद नहीं करता, उनके मुर्दाबाद के नारे चलते हैं, बट ही हैड बहुत लश्कर था उनका और बहुत वेरी पावरफुल एंड एवरीथिंग, लेकिन फिर भी उन्हें कोई याद नहीं करता। याद करते हैं तो हज़रत इमाम हुसैन को याद करते हैं, बिकॉज ही फॉट फॉर व्हाट इज़ राइट।
तो आई थिंक मेरा मैसेज हमेशा यही कोशिश रहती है कि हक बयानी हो। हक, जी, कि लोग ये समझें कि क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बहुत बायसनेस हमने देखा है कि आज जो है समाज में पाई जाती, इधर चले जाते हैं ये एक्सट्रीम पे तो दूसरा वो एक्सट्रीम पे, जो है एक मिडिल पाथ पे जो है कोई नहीं आता। तो हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी वो इस टॉपिक पे थी कि क्यों जो है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबके। तो आपने कोई ऐसा भी शेर या अशार जो है शायरी आपने देखी है जो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मुस्लिम जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे जो है किसी ने शायरी का? Actually, as a matter of fact, a lot of Hindu poets have written very good marsiyas and nohas on Imam Hussain. And not just Imam Hussain, on Bibi Sakina, and मैंने खुद पढ़े हैं. Actually मैं आपको चंद शेर सुनाना चाहती हूँ. एक हिंदू शायरा थी, उनका नाम है देवी रूप कुमारी जी. She has written on Imam Hussain. इजाज़त? बिल्कुल बिल्कुल। बेदीन हूँ बेपीर नहीं, हिंदू हूँ कातिल शब्बीर नहीं, हुसैन अगर भारत में उतारा जाता, ना ये चांद मोहम्मद का धोखे में मारा जाता, ना बाजू कलम होते, ना पानी बंद होता, गंगा के किनारे गाजी का अलम होता, हम पूजा करते उसकी सुबह शाम, हिंदू भाषा में वो भगवान पुकारा जाता. That's fantastic and I don't even have words to express my feelings कि उसने क्या शेर कह दिए कि भारत में अगर, एंड आई थिंक ये नौहा भी है, भारत में अगर उतारा जाता, धोखे से ना मारा जाता, यू चांद बनी आज. हाँ जी, you know, even it's actually said कि हमारे जो हिंदू ब्राह्मण Yes, yes, yes. had gone to support हज़रत इमाम हुसैन. Meanwhile, the Battle of Karbala got over. जी, मतलब लेकिन you see कि even today there are a lot of people who are called Hussaini Brahmin. Yes. You know, बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हम ब्राह्मण है कि हुसैनी ब्राह्मण है. Yes. But I think we are Brahmins who actually love. हम बस आखिर में आपकी कलाम के जरिए हमारे व्यूअर्स को जो है आपकी अल्हम्दुलिल्लाह जो है आवाज के जरिए, असग़र तेरे झूले में खामोशी बड़ी है, पानी लिए सकीना हैरान खड़ी है, असग़र तेरे झूले में खामोशी बड़ी है, ये कौन है कानों से लहू बहता है जिसके, ये कौन है कानों से लहू बहता है जिसके, तीरों से भरे शख्स के सीने पे पड़ी है, पानी लिए सकीना हैरान खड़ी है, असग़र तेरे झूले में खामोशी बड़ी है, ऐ मौत क्यों पसीना है आज जबीं पर, ऐ मौत क्यों पसीना है आज जबीं पर, 6 माह के असग़र से तेरी आँख लड़ी है, पानी लिए सकीना हैरान खड़ी है, असग़र तेरे झूले में खामोशी बड़ी है, क़ासिद ये ख्वाब जाके तू बाबा को सुना दे, क़ासिद ये ख्वाब जा
के तू बाबा को सुना दे। चीखे हैं सदाएं हैं और आग बड़ी है। पानी लिए सकीना हैरान खड़ी है। असगर तेरे झूले में खामोशी बड़ी है। एक नोक आजमा रही है सब्र शाह का। एक नोक आजमा रही है सब्र शाह का। हम शक्ल मुस्तफा के जो सीने में गड़ी है। पानी लिए सकीना हैरान खड़ी है। असगर तेरे झूले में खामोशी बड़ी है। बहुत दर्द भरी आवाज़ थी आपकी, यानी आई डोंट इवन हैव वर्ड्स टू व्हाट टू से। जस्ट वक्त की तंगी है। आपको हमारी चैनल की तरफ से एक छोटा से जो है तोहफा दिया जा रहा है। दैट्स फॉर यू, अ ब्यूटीफुल फ्रेम, दैट्स फॉर यू। एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी ये एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक्स अगेन फॉर कमिंग ऑन अ शो।